हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको क्लास 7 के लेसन 4 में से पवन के बारे में बताऊंगी। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब आप पवन को काम करते देखते हैं तो अब हमें पता चलता है कि पवन कैसे काम करती है। जब पत्तियां गिरती हैं, तूफान के कारण पेड़ों का उखड़ जाना, कभी कभी पवन धीरे बहती है तो महीन धूल के कारण उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, यानी कि मुश्किल हो जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा तेज हवा में चलना कितना आसान नहीं होता है। तो 3 उदाहरण सोचिए, इसमें लिखा है और मैं आपको बताती हूँ 3 उदाहरण जो कि मैंने पाया है कि जब तेज हवा चलती है तो बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने देखा जब हम स्कूल से जाते थे तो बहुत तेज हवा चलती थी, तो इतनी तेज धूल चलती थी कि चलना मुश्किल हो जाता था। जब हम कभी कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक से धूल आ जाती है तो वो धूल के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कितनी तेज धूल आती है कि आपके छत पर रखे हुए सारे कपड़े आपके घर के या तो नीचे गिर जाते हैं या किसी दूसरे के घर में गिर जाते हैं। और अब मैंने आपको 3 उदाहरण बता दिए हैं और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें 3 उदाहरण। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या पैदा हो, 3 प्रकार की पवनें होती हैं। हम बात बता देती हूँ मैं आपको। स्थानीय पवनें, ये व्यापारिक पवनें यानी कि पूर्वी पवनें ही होती हैं जो लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। क्या होती हैं? ये चलती रहती हैं लगातार। दूसरी होती है मौसमी पवनें। ये पवनें ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती, इसीलिए इन्हें मौसमी पवनें कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में कैसी पवनें होती हैं? मौसमी पवनें होती हैं। और तीसरी होती है स्थायी पवनें। ये पवनें किसी क्षेत्र, छोटे क्षेत्र या वर्ष भर में किसी में चलती रहती है। स्थल या समुद्र की समीर होता है, मतलब एक जैसी ही रहती है हमेशा वो। क्या आपने भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म या शुष्क स्थानीय पवन यानी कि लू, जिसे लू कहते हैं, सुना है? बिल्कुल, गर्मी में जब हमें थपेड़े पड़ते हैं तो उसे लू ही कहते हैं, गरम गरम। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आप देख लीजिए, 90 डिग्री उत्तर पे दिया हुआ, 90 डिग्री दक्षिण पे दिया हुआ है, 60 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री दक्षिण, 35 दक्षिण दक्षिण। अब मैं आपको अंदर का बता देती हूँ। उच्च दाब ध्रुवीय उत्तरी पवनें इस तरफ बह रही हैं पूर्व की तरह, और पछुआ पवनें यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली। फिर कर्क रेखा पे जो पवनें बह रही व्यापारिक पवनें हैं। और फिर मकर रेखा पर भी हम देखेंगे कि वो भी पूर्व की पश्चिम की ओर जा रही हैं, और ये पछुआ पवनें यानी कि पूर्व की तरफ जा रही हैं, और ये पूर्वी पवनें। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा आगे बता देती हूँ। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय में वाष्पित हो जाता है। वाष्पन समझते हैं आप, जैसे कि हवा में जो पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो यह जल वाष्पन बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्पन की मात्रा को आर्द्रता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्पन की मात्रा अधिक हो जाती है, जब क्या होती है, वाष्पन अधिक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो हमें आर्द्र दिन महसूस होता है, मतलब ठंडा ठंडा, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो जल वाष्पन धारण करने की क्षमता बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लग जाता है। जब चारों तरफ ठंडक होती है तो कपड़े सूखने में आप जानते हैं कितनी मुश्किल होती है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करने लग जाते हैं। जो जून के बाद जो महीना आता है ना, जुलाई अगस्त, इसमें आपको ऐसा महसूस होता होगा। बिल्कुल, जब जल वाष्पन ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्पन संघनन होकर, इनके इकट्ठा होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। क्या होता है? वाष्पन से क्या बनता है? बूंदें होती हैं, इकट्ठा होती हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? बादल। जब जल को ये बूंदें अपनी भारी हो जाती हैं तो वायु में तैरने लगती हैं, तब ये वर्षण का रूप ले लेती है। मतलब ज्यादा भारी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। इससे आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद और चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों में निकली हुई नमी संगठित हो जाती है, यानी इकट्ठे हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने के संघनन में कमी आ जाती है और तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल यानी कि भूमि का जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, और पौधे जल को इकट्ठा करते हैं। पौधे कैसे इकट्ठा करते हैं? जो पौधों की जड़ें होती है उसमें पानी, जो जड़ें होती है वो पानी को सोखती हैं और पानी को इकट्ठा करके रखती हैं।
जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहने लगता है, क्योंकि पौधे कट जाते हैं तो पानी इकट्ठा नहीं रह पाता, इसीलिए एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। अब ज्यादा पानी बहेगा तो बाढ़ आ जाएगी सभी जगह पर। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। अब देखेंगे हम चक्रवाती कैसे होती है। गर्म हवा है, ठंडी पवन कैसी है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये दूसरा देखेंगे हम, ये पर्वतीय, ये पर्वत है तो जो क्या होता है, आर्द्र हवा क्या आगे ऊपर की तरफ जा रही है जब बारिश हो रही है तो। अब आप यहाँ देखेंगे संवहनी, इसमें क्या हो रहा है, हवा ऊपर की ओर जा रही है, बारिश हो रही है गर्म वायु में। अब इसमें फिर से दिखाती हूँ मैं, ये गर्म हवा जा रही है इस तरफ से और इधर से कैसी आ रही है, ठंडी वायु। और पर्वतीय वर्षा में कैसे जा रही है, ठंडी वायु ऊपर की तरफ जा रही है। और जो संवहनी वर्षा है उसमें क्या हो रही है, गर्म वायु है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए पानी का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धरती को ताज़ा और जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर ज़्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है। थैंक यू सो मच।